नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स को आज विस्फोट करके जमींदोज कर दिया गया। ठीक दोपहर 2:30 बजे दोनों ही टावर्स में धमाके करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील कर दी गई। सिर्फ चंद सेकंड और देखते ही देखते नोएडा के बीचों बीच भ्रष्टाचार की मिसाल की तरह खड़े ट्विन टावर धराशायी हो गए। एक बार फिर देखिए कैसे पलक झपकते ही आसमान छूती ये इमारत मलबे में तब्दील होते हुए जमीन पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और ट्विन टावर्स को ढहाने की तारीख और दिन तय होते ही लगातार यही चर्चाएं चल रही थी। भ्रष्टाचार की अमरबेल सरी की ये गगनचुंबी इमारतें बिना आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए ढहाई कैसे जाएंगी? और विस्फोट के लिए तय दोपहर 2:30 बजे से पहले तक हर कोई यही कयास लगा रहा था। 102 मीटर ऊंचे ये दोनों टावर ढहेंगे तो तस्वीर कैसी होगी? लेकिन जैसे ही घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए, महज 7 सेकेंड में दोनों टावर्स तेजी से सिलसिलेवार धमाके के साथ भरभरा कर जमीन पर आ गए। लेकिन इस धमाके से धूल का ऐसा गुबार पैदा हुआ जिसने पलक झपकते ही आसपास की इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया। अंकल जो और मैं एक ट्रॉली के पीछे बैठे हुए थे और जैसे मैं खड़ा हुआ और एक बहुत तेज नॉइज सुनाई दी। इवन मैं ईयरबड यूज कर रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज नॉइज सुनाई दिया और मैंने जब खड़े होकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार था। एंड हम इतने क्यूरियस थे और इतने वरीड थे इसको सबको लेके, हम पांचों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। इवन मास्क लगाए और हम भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। इन ट्विन टावर्स को गिराए जाने के लिए कई दिन पहले से तैयारियां चल रही थी ताकि किसी भी तरह के जोखिम या जानमाल के नुकसान की संभावना को टाला जा सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जिसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। हालांकि जिस वक्त धमाके के बाद ट्विन टावर्स भरभरा कर जमीन पर गिर रहे थे और आसमान दोनों इमारतों के मलबे से ढकता जा रहा था, ठीक उसी वक्त आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ हमारे कैमरे में कैद हुआ। करने वाली बात है, जबकि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, वो थोड़ा दूर है। जबकि ट्विन टावर्स को ढहाने से पहले पूरे हवाई इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि धमाके के वक्त हवाई जहाज कैसे उड़ रहा था। लेकिन इस बीच में एक हैरान करने वाली बात मैं जरूर देख रहा हूँ कि आसमान पर एक विमान उड़ रहा है। ये एक जरूर हैरान करने वाली बात है, जबकि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, वो थोड़ा दूर है। फिलहाल नोएडा में सैकड़ों करोड़ खर्च करके खड़े किए गए ये ट्विन टावर्स की जगह अब सिर्फ मलबा ही मलबा फैला है, जो गवाही दे रहा है कि भ्रष्टाचार का स्तर चाहे जितना ऊंचा और जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, आखिरकार कानून की धमक से टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अभी क्या मंजर है, मौके पर आपको ले चलते हैं। सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सनुज, दिन में दोपहर 2:30 बजे सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। चिंता भी, उत्सुकता भी लोगों के भीतर थी कि सब कुछ ठीक से होगा या फिर नहीं होगा। अब सब कुछ ठीक से हो चुका है, जमींदोज हो चुका है ट्विन टावर। अब चुनौती है कि मलबे को कब साफ किया जाएगा, कब हटा लिया जाएगा। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां की आप देख पा रहे हैं सनुज? देखिए, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो लड़ाई थी एक रसूखदार की और एक ईमानदार की लड़ाई थी। ये एक भ्रष्टाचार की और ईमानदार की लड़ाई थी। ईमानदारी को जीतना जरूर था, लेकिन थोड़ा वक्त लगा और जब वक्त आया तो उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
कि किस तरीके से यहाँ जो गगनचुंबी इमारत थी, जो कुतुब मीनार से भी बड़ी यहाँ पर इमारत थी, ये भ्रष्टाचार की वो बड़ी इमारत थी जो तमाम दावों को यहाँ पर मुंह चिढ़ा रही थी, आसमान को भी मुंह चिढ़ा रही थी, व्यवस्थाओं को भी मुंह चिढ़ा रही थी। लेकिन जब इसके बुरे दिन आए तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ सिर्फ अगर कुछ बचा है तो यादें बची हैं, और यादें बची हैं और बचा है हजारों टन मलबे का ढेर। मतलब देखा जाए तो लोगों की नहीं, पूरे देश की और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि एक ऐसी बुलंद इमारत जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत है, क्या वो गिरेगी, क्या वो गिर पाएगी, क्या उसके गिरने से किसी को कोई नुकसान होगा या नहीं हो पाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे। लेकिन 2:30 बजे जैसे ही रिमोट का बटन दबता है और ये इमारत ताश के पत्तों की तरह इसी जगह ढह जाती है, तो उन सवालों का जवाब मिल जाता है। जवाब उन सवालों का भी मिल जाता है जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हो चुका है भ्रष्टाचार की इमारत, भले कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ध्वस्त जरूर होता है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुक्रिया आपका सनुज पूरी जानकारी के लिए। तो ट्विन टावर्स को ढहाए जाने के दौरान बेतहाशा मलबे को तो नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन धूल का गुबार दूर तक फैल गया, जिसके बाद मौके पर सफाई का काम जारी है। और इसके अलावा अब विस्फोट से पहले घरों को खाली करके गए परिवारों का लौटना भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। भरा कर गिर गई भ्रष्टाचार की मिसाल। मलबे से पटी जमीन, धुएं से ढका आसमान, धूल के गुबार में समाई आसपास की इमारतें। ट्विन टावर्स के मलबे ने बढ़ाई मुसीबत। रविवार की दोपहर नोएडा सेक्टर 93 के सुपरटेक ट्विन टावर्स चंद सेकंड में इतिहास बन गए। रविवार को दोपहर 2:30 बजे से पहले ये दोनों टावर बरसों से ऐसे खड़े थे मानो आकाश को छू रहे हों, लेकिन 2:30 बजते ही ताश के पत्तों की तरह दोनों टावर्स सीधे जमीन पर आ गिरे। एडिफिस कंपनी, नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़े करीने से दोनों टावर्स का ध्वस्त तो हो गया। नोएडा के ट्विन टावर तो धराशायी हो गए, लेकिन अब इस मुद्दे पर यूपी की राजनीति में उबाल आने लगा है। ट्विन टावर्स में विस्फोट से पहले भाजपा ने इसे लेकर सपा पर हमला बोल दिया है। नोएडा में आज सिर्फ ये 2 इमारतें ही नहीं ढहाई गईं। इन धमाकों से सिर्फ सैकड़ों करोड़ ही मलबे में तब्दील नहीं हुए, बल्कि आम जनता को अपने मुनाफे की मशीन बनाने वाले बिल्डर्स का मनोबल भी धमाकों के साथ धराशायी हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सवालों में घिरते जाने के बावजूद कैसे इतनी ऊंची इमारत खड़ी हो गई। अब जब करप्शन की निशानी दोनों ट्विन टावर्स मिट्टी में मिल चुके हैं, तो भाजपा ने इन दोनों टावर्स को सपा के भ्रष्टाचार का प्रमाण बताते हुए सीधे अखिलेश यादव से जवाब मांग लिया। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार के कारण से इस प्रकार की इमारतें खड़ी होती हैं और लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तब इस प्रकार के टावर ध्वस्त होते हैं। करीब 1.5 दशक पहले 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने जमीन आवंटन की थी। 2006 में सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी के बीच एक लीज डीड हुई। उस वक्त मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भाजपा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने उल्टा भाजपा को ही भ्रष्ट बता दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है, और जब ये सरकार गिरने गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। सपा सरकार में ट्विन टावर्स के लिए नियमों को ताक पर रखकर जमीन दी गई, तो बसपा सरकार में सुपरटेक को और रियायतें दे दी गई। इसी का नतीजा है कि पहले तो सुपरटेक ने घोषित ग्रीन एरिया में इमारत बनाना शुरू किया और बाद में ज्यादा फ्लैट्स बनाने के लिए ऊंचाई बढ़ा दी गई।
लेकिन योगी सरकार में इन टावर्स की जांच हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, बिल्डर, आर्किटेक्ट सहित 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि करप्शन और अपराध पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। महानगरों में सक्रिय कई बिल्डर एक अदद आशियाने का सपना पाले आम जनता को कैसे अपने लिए मुनाफे की मशीन बना लेते हैं। सुपरटेक ट्विन टावर्स उसी की जीती जागती मिसाल थे। लेकिन सवाल है, भ्रष्टाचार की ऐसी अमरबेल का पोषण करने वाले भ्रष्ट तंत्र का मनोबल कैसे टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 के तहत यूपी में भाजपा ने कांग्रेस का आखिरी किला छीनने की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए भाजपा ने सोनिया के गढ़ में घेराबंदी शुरू कर दी है, जहां भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू किया है। बिल्कुल, वही कांग्रेस अभी रायबरेली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, तो क्या अमेठी की तरह भाजपा ने रायबरेली फतेह की भी तैयारी कर ली है? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस यूपी में अपने आखिरी किले को बचा पाएगी। यूपी चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भाजपा ने मिशन 2024 पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। 2019 में कांग्रेस से अमेठी का किला छीनने के बाद अब भाजपा की नजर कांग्रेस के यूपी में आखिरी किले रायबरेली पर है। 2024 चुनाव को देखते हुए भाजपा धीरे धीरे रायबरेली में बिसात बिछाने लगी है। 24 अगस्त को सीएम योगी ने रायबरेली में ऑपरेशन कमल की नींव रखी, तो अब अमेठी में कांग्रेस को मात दे चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली में एक्टिव हैं। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके उच्चीकरण के लिए ईरानी ने अपनी सांसद निधि दी है। इस सेंटर के जरिए कोरोना जैसी आपदा में पीड़ितों की मदद होगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने यहां बाल विकास पुष्टाहार विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कुपोषित बच्चों के लिए जरूरी सामग्रियां वाली किट बांटी। दरअसल स्मृति ईरानी से पहले 24 अगस्त को सीएम योगी ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसे जानकारों ने बड़े वर्ग में सेंधमारी की कोशिश बताया। और अब स्मृति ईरानी का ये दौरा मिशन लोटस के तहत बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले ही जेल से छूटे सपा विधायक आजम खान पर नए मुकदमे दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। खुद आजम के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल लिया है। आजम पर नए मुकदमों की वापसी को लेकर रामपुर में जंग शुरू हो गई है। हाल ही में जेल से छूटे आजम खान को लेकर सूबे की सियासत में फिर से भूचाल आया है। भैंस चोरी जैसे मामले में गवाह को धमकाने के आरोपों को लेकर दर्ज हुए नए मुकदमों पर विरोध तेज हो गया है। 27 अगस्त से प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर रामपुर में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने हाथ में तख्ती लेकर मौन प्रदर्शन किया। गांधी समाधि पर किए गए इस प्रदर्शन में उनके साथ सपा विधायक नसीर खान, सपा नेता आसिम रजा और वीरेंद्र गोयल भी थे। अब्दुल्ला का आरोप है कि प्रदर्शन की इजाजत देने की जगह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। 27 अगस्त से एक हफ्ते के लिए समाजवादी पार्टी ने एक शांतिपूर्ण धरने के लिए अम्बेडकर पार्क में परमिशन मांगी थी। परमिशन ना देते हुए धारा 144 लगा दी गई। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या लोग अपने संविधान के दिए गए अधिकार के अनुसार अपनी बात उठा सकते हैं या नहीं। हम ना तो कोई कानून तोड़ रहे, ना हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं यहाँ पर। तो खड़ा रहना तो कोई जुर्म नहीं है। अब्दुल्ला के मौन प्रदर्शन की खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके मान मनोबल की कोशिश की गई, लेकिन हाथों में तख्ती लेकर अब्दुल्ला का प्रदर्शन जारी रहा। किसी और दल को प्रदर्शन की इजाजत मिलने पर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया। एक और दल है, पार्टी है, और उसको तो परमिशन मिल गई। अब भाई वो हमारी तरह भैंस चोर बकरी चोर नहीं है, मुर्गी चोर नहीं है, वो सच्चरित्रवान लोग हैं। हम सब अपराधी हैं, चरित्रहीन हैं, अपराधी हैं। नहीं दिया। कुछ देर तक मौन प्रदर्शन के बाद अब्दुल्ला आजम घर वापस रवाना हो गए।
लेकिन अब्दुल्ला के तेवर देखकर ये तो साफ है कि आजम पर दर्ज नए केस का मामला अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, ओपी राजभर को लेकर है। यूपी की सियासत में ओपी राजभर के खिलाफ घेराबंदी तेज होती जा रही है। ओपी राजभर से अलग होकर राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने वाले शशि प्रताप सिंह के साथ अब कई और स्थानीय दल भी साथ आ गए हैं। वाराणसी में राष्ट्रीय समता पार्टी के साथ 7 दलों ने मिलकर भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया है, जो नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनावों में ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। इस गठबंधन की कोशिश सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर को डैमेज करने की होगी। यूपी भाजपा के नए बॉस बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी कल पहली बार लखनऊ आने वाले हैं, जहां उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। कल भूपेंद्र चौधरी के स्वागत को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक भव्य इंतजाम किए गए हैं और सीएम योगी समेत पूरी सरकार उनका वेलकम करेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल लखनऊ पहुंचेंगे और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की हुई है। पार्टी कार्यालय के बिल्कुल ठीक जो ये विधानसभा है और उसके ठीक सामने की जो सड़क है, देखिए किस तरीके से इस पूरी सड़क पर होर्डिंग, बैनर लगाए गए हैं। स्वागत के बधाई देते हुए पार्टी के विधायक हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, हर किसी ने भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए यहाँ पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात बर्बादी वाला जल बवंडर की। शिव की नगरी वाराणसी पूरी तरीके से जलमग्न होती जा रही है। गंगा के रौद्र रूप से लोगों में खौफ है। आलम यह है कि खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा नदी से संकट बढ़ गया है, लोग परेशान हैं। ये मोक्ष की नगरी वाराणसी है, जहां मोक्षदायिनी मां गंगा के रौद्र रूप से सब कुछ जलमग्न होता जा रहा है। न सिर्फ गंगा किनारे घाट डूब चुके हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों में लोगों के सामने भी जीवन यापन का संकट बढ़ गया है। वाराणसी में गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे पानी ने काशी के 84 घाटों को अपने आगोश में ले लिया है और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। शवदाह के लिए भी बाढ़ के पानी से होकर गुजरना मजबूरी बन गया है। तो सबसे टॉप फ्लोर जहाँ भी पानी नहीं चढ़ा, सिर्फ वहीं पे सब जल पा रहा है, जो कि काफ़ी सीमित जगह है, जहाँ पे मुश्किल से 3 या 4 शव एक साथ जल सकते हैं। जबकि नीचे खाली स्पेस होने पे वहाँ पे कम से कम 15-20 शव एक साथ जल पाते थे, तो लोगों को इतनी परेशानियाँ नहीं होती थी। लेकिन अभी आप समझ रहे हैं ये प्राकृतिक समय है और गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी परेशानी हो रही लोगों को। और ऊपर से साफ सफाई, पानी जो है अंदर तक चले आ रहा है, टेम्पल परमिसेस के अंदर तक आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। सिर्फ गंगा किनारे घाटों पर ही नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी गंगा के पानी आ जाने से दहशत का माहौल है और हर तरफ जलमग्न जैसी स्थिति है। समस्याएं कितनी है, किस कदर है और क्या स्थिति? बहुत समस्याएं इतनी है जटिल है कि हम लोग क्या बताएं। और अगले साल इलेक्शन था तो इतने सारे लोग आ रहे थे और पूछ रहे थे। इस बार बीत गया इलेक्शन तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि आप लोग पानी में कैसे जब जल बढ़ाव होता है तो वहाँ विधायक हों, चाहे मान लो जो भी अगल बगल के लोग हैं, नेता परेता सारे जुटते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में उनको चेहरा तक दिखाई यहाँ नहीं देता है कि यहाँ पहले हो या न हो। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के सामने भी चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया है। लोग खुद के द्वारा, खुद के जागरूकता के कारण यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। आप देखिए एक तस्वीर, यहाँ पर लोग घरों की ओर जा रहे हैं और घरों से बाहर आ रहे हैं। खुद का सामान खुद लाते हैं और खुद ही गुजारा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बुंदेलखंड में सूखे से बर्बादी की गवाही हर कोई दे रहा है, लेकिन इस बार वहां जल प्रलय से हर तरफ तबाही जैसा मंजर है। बिल्कुल, अब यहाँ नदियों में ठहरे पानी ने दहशत फैला दी है और इतना ही नहीं, यहाँ 20 गांवों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। ये बुंदेलखंड का जालौन जिला है।
जहां हर तरफ पानी ही पानी है। सूखे की मार झेलने वाला ये इलाका अब जल तांडव से सहम गया है। जालौन में हर तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ चंबल, सिंध और यमुना में आई विनाशकारी बाढ़ से तटवर्ती इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ समंदर की स्थिति है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी है। हम धरातल पर मौजूद हैं इस समय, यमुना के बीच उसमें है और ये जो दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से उन तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। कई गांवों में बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा है। करीब 100 गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। गली मोहल्लों में जल प्रलय से बुरे हालात हैं। किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इस जलजला से खौफ में आए लोग टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं और बाढ़ में फंसे लोगों तक सरकारी मदद पहुंचाई जा रही है। 2-3 गांव में ऐसे अभी तक भेज रखा हूँ, जैसे खाना हो गया, सूखा राशन हो गया, 7 दिन का एक राशन भी भेज रखा है। दरअसल कई बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन अब जलधारा ठहरने से संकट और ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो चुका है। बहुत परेशानी है सर, पूरी फसल डूब गई है कि और चारा पानी सब खत्म हो चुका है। भैंसों का, गायों का पालना, जो अपनों अनाज पैदा बंद हो गई। जालौन के माधवगढ़, कालपी, कदौरा इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की माने तो ऐसे ही हालात रहे तो जालौन के 20 गांव सिर्फ नक्शे पर रह जाएंगे और हकीकत में ये गांव यमुना में समा जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे आप ये समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में दबंग किस तरह बेखौफ है। दबंगों का आतंक इस कदर बढ़ रहा है कि मामूली बात पर लहूलुहान करने से पीछे नहीं हटते। बीच सड़क पर गुंडागर्दी, लोग देखते रहे, हैवान कहर बरपाता रहा। बीच बाजार सरेआम ये दबंग ताबड़तोड़ वार करता रहा। ये तस्वीरें कासगंज जिले की हैं, जहां बीच सड़क पर हैवानियत को भी तार-तार कर दिया गया। यहां जमीनी रंजिश में दबंगों ने एक महिला और पुरुष को खौफनाक सजा दे डाली। एक महिला पर ये दबंग बेरहमी के साथ लाठी लेकर टूट पड़ा और एक के बाद एक हमला करता रहा। दरअसल कासगंज में सरेआम बेरहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि मामो गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने 2 महिलाओं और एक पुरुष पर हमला बोल दिया। हमले में घायल महिला को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद के मझूला इलाके में भी दबंगों का आतंक देखा गया। यहाँ सरेआम कुछ दबंगों ने एक पिता और पुत्र को बेरहमी से पीटा। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कई दबंग मिलकर पिता पुत्र पर कहर बरपा रहे हैं। दबंगों की पिटाई से घायल हुए दोनों पिता पुत्र का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शहर शहर दबंगों की गुंडागर्दी की एक तस्वीर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।